हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि हमने पहले सिलेबस डिस्कशन और स्ट्रेटजीज़ का वीडियो ले लिया था, उसके बाद ये हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वीडियो रहेगा, जो आपका ओवरऑल ये जो पूरा एंड तक वीडियो रहने वाला है, उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार उसका डिटेल दे देती हूँ। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे, राजस्थान भूगोल। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो देखते हैं। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो हम स्थिति और विस्तार ये पढ़ेंगे। स्थिति और विस्तार हमारा पहला पार्ट रहेगा। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम स्थिति पढ़ेंगे किस किस के अनुसार, विश्व यानी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पहले स्थिति देखेंगे। फिर हम महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। उसके बाद हम भारत यानी इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहले हम स्थिति किस किस तरीके से देखेंगे कि विश्व में हमारी राजस्थान की क्या स्थिति रहेगी, फिर महाद्वीप में क्या रहेगी, उसके बाद हमारी भारत में क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, ये हमारा पहला बिंदु रहेगा। उसके बाद हम स्थिति अब देखेंगे किसके अनुसार, अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति। अब अक्षांश में क्या पढ़ेंगे हम? अक्षांश में हम पढ़ेंगे कि अक्षांश से स्थिति क्या है राजस्थान की। उसके अंदर हम अक्षांश कौन सा गुजरता है राजस्थान से, कर्क रेखा, इसके बारे में पढ़ेंगे और 21 जून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ही हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। अक्षांशीय विस्तार क्या रहेगा, उसके बाद में कर्क रेखा और 21 जून, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा देशांतर विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कैसा है राजस्थान का, कहाँ से कहाँ तक है, हमारा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है देशांतर के अनुसार। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सूर्योदय, सूर्यास्त का जो अंतराल है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देशांतर के अनुसार। ठीक है, ये आपका जब पूरा पहला जो पॉइंट होगा आपका स्थिति विस्तार ये खत्म हो जाएगा। उसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, विश्व, महाद्वीप, भारत। उसके बाद अक्षांशीय के अनुसार हमारी स्थिति और विस्तार कैसा है, देशांतर के अनुसार हमारी स्थिति और विस्तार कैसा है। फिर इसी वीडियो के आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको आकार और आकृति। जो हमारे नीचे के दो बिंदु रहे हैं सिलेबस में, उसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे आकार। ठीक है, आकार के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आकार में हम पहले पढ़ेंगे क्षेत्रफल राजस्थान का। ठीक है, इस क्षेत्रफल के अंदर हम तीन चीज़ें देखते चलेंगे। वो कौन कौन सी होगी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है देशों से तुलना। ठीक है, आकार में क्षेत्रफल पढ़ेंगे, क्षेत्रफल में पहले हम राजस्थान का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर राजस्थान का क्षेत्रफल की तुलना हम देशों से करेंगे, फिर राजस्थान के क्षेत्रों की तुलना हम राज्यों से करेंगे। राज्यों से तुलना करेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के जिलों की
की तुलना करेंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम पहले क्षेत्रफल के बारे में 3 पढ़ेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल, देशों से तुलना करेंगे, फिर भारत के राज्यों से तुलना करेंगे, फिर राजस्थान के जिलों की ही आपस में क्षेत्रफल के अनुसार हम तुलना करेंगे। उसके बाद ये इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन इसके आगे का जो है आकृति और सीमा वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सीमा व आकृति। और इसका डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि इसे कैसे पढ़ेंगे, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस क्लास के बाद, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या पढ़ेंगे आज इस पूरी वीडियो में। ठीक है, स्थिति पढ़ेंगे विश्व महाद्वीप भारत के अनुसार। उसके बाद अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, जिसमें हम कर्क रेखा के बारे में 21 जून के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर में हम सूर्योदय, सूर्य अस्त और समय अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलेंगे, उसमें हम आकार आकृति में पढ़ेंगे। उसमें आकार में हम सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हम राजस्थान का क्षेत्रफल की तुलना करेंगे देशों से, भारत के राज्यों से और जिलों से। आपस में जो जिले हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसके अनुसार। तो ये वीडियो हमारी यहाँ तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो हमारी यहाँ तक फिर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम अगली वीडियो में सीमा व आकृति के अनुसार पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला बिंदु कि विश्व में, महाद्वीप में, भारत में हमारी क्या स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी स्थिति हमें पता होनी चाहिए कि हम इस पूरे गोलार्ध में किस गोलार्ध में हम रहते हैं, और हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे हमारी क्या लोकेशन है, हमारी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमारी क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि हमारे 2 0 डिग्री होती है। एक तो भूमध्य रेखा, ठीक है, यानी इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर वाली साइड में कौन सा है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध। इक्वेटर के नीचे कौन सा है, सदर्न हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसके अनुसार हम कहाँ लोकेटेड है, वो कहाँ है, हम उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे पहले तो हम भूमध्य के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी हम पहले तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं। दूसरा, अब देशांतर के अनुसार देखिए फिर से 2 गोलार्ध, ये 0 डिग्री ग्रीनविच है, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन। इसके इधर तो कौन सा होता है, पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इसके इधर कौन सा होता है, हमारा पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ग्रीनविच के हम किधर लाया करते हैं, ईस्टर्न के अंदर। तो इसके अंदर हमारा कौन सी तरफ लाया करते हैं हम, ईस्टर्न गोलार्ध में। तब आपको आराम से समझ आ गया होगा। तो हम विश्व में कौन से गोलार्ध में हैं, हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। वर्ल्ड में हमारी स्थिति कौन सी है, आपको समझ आ गया होगा, भूमध्य के उत्तर में, देशांतर के पूर्व में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ओके। आगे देखिए, ये तो हमारी विश्व के अंदर स्थिति हो गई है। उसके बाद हमारी किसके अकॉर्डिंग स्थिति पढ़ेंगे, हम महाद्वीप के अकॉर्डिंग स्थिति पढ़ेंगे। तो महाद्वीप की स्थिति देखिए, हम कौन से महाद्वीप में हैं। पहले तो हमारा महाद्वीप है एशिया, इसके अनुसार हमारी स्थिति देखिए कैसी है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो हम इस स्थिति के अनुसार कहाँ हैं, ये हमारा भारत है। तो भारत एशिया के कौन से हिस्से में है हमारा भारत है दक्षिण में। ठीक है, यानी हम सर्दन एशिया में हैं। भारत की स्थिति क्या है, सर्दन एशिया में हमारा भारत है, सर्दन एशिया है। अब देखिए
यहाँ से आगे बढ़िए तो हमारा राजस्थान यहाँ पर है। तो हम सर्दन सर्दन में भी कौन सी दिशा में हम ऊपर बढ़ रहे हैं, पश्चिम दिशा में ऊपर बढ़ रहे हैं। तो हमारी महाद्वीप में स्थिति कौन सी हो जाएगी फिर, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, यानी सर्दन वेस्टर्न इन एशिया। हमारी क्या स्थिति है, सर्दन वेस्टर्न इन एशिया, दक्षिण पश्चिम महाद्वीप के अनुसार। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, हमारे भारत की बात करते हैं। तो देखिए हमारे इंडिया में क्या स्थिति रहेगी, ठीक है। इंडिया की स्थिति देखिए, इंडिया में हमारी स्थिति क्या है, सबसे पहले तो हम इसके कौन से गोलार्ध, कौन से हिस्से में, उत्तरी में है, उत्तरी के भी कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी। तो हमारी भारत में कौन सी स्थिति हो गई है, उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न। तो आपको तीनों स्थिति आराम से समझ आ गई होगी। देखिए किस किस अनुसार हमारी स्थितियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वर्ल्ड के अंदर क्या पढ़ा कि हम वर्ल्ड में कौन से गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, और देशांतर के अनुसार हम कौन से में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो वर्ल्ड में हमारी स्थिति क्या हो गई है, नॉर्दर्न ईस्टर्न में, ठीक है, यानी उत्तरी और पूर्वी में। उसके बाद हम हमारे महाद्वीप में आए, यानी एशिया हमारा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में हमारी स्थिति कौन सी है, दक्षिण। तो दक्षिण एशिया में तो हमारा भारत देश है। फिर भारत देश के अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर हमारा राजस्थान स्थित होगा महाद्वीप के अनुसार, यानी दक्षिण, देखिए दक्षिण दिशा में है और दक्षिण के भी पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम। उसके बाद भारत के अंदर हम कौन से दिशा में है, तो उत्तरी भाग के पश्चिमी हिस्से में। तो कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी। तो होपफुली आपको ये पूरा चीज समझ आ गई होगी कि हम किस दिशा में कैसे कैसे लाया करते हैं। मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देती हूँ। वर्ल्ड के अंदर हमारी कौन सी डायरेक्शन है, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, नॉर्दर्न ईस्टर्न में हम लाए करते हैं, यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर। उसके बाद हमारे जो महाद्वीप है एशिया है, उसके अंदर हम कहाँ लाए करते हैं, दैट इज सर्दर्न वेस्टर्न, सर्दर्न वेस्टर्न डायरेक्शन में। फिर इंडिया में हम कहाँ लाए करते हैं, दैट इज नॉर्दर्न वेस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न में, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो पार्ट था वो खत्म हो गया है। अब ये हमने देख लिया था कि हम यहाँ पे कहाँ लाए करते हैं, हम लाए करते हैं इस जगह, कहाँ पे, सर्दर्न, सर्दर्न के भी कौन से पार्ट में, वेस्टर्न, यानी दक्षिणी और पश्चिमी में, ठीक है। उसके बाद हम भारत में देखेंगे, तो भारत में हम कहाँ लाए कर रहे हैं, हमारे ये हमारा राजस्थान है, और हम कहाँ लाए कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसके उत्तर में, उत्तर की कौन सी दिशा में, पश्चिम में, यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न डायरेक्शन में हम भारत में लाए करते हैं, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखिए इस टॉपिक से हमारे क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, हम उसको भी साथ के साथ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्या था पढ़ाने का तरीका, हमने अभी कंटेंट पढ़ा, मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया, और अब हम इसके सीधा सीधा PYQ सॉल्व कर रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक के। तो अब हम इसके PYQ सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से PYQs आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान भारत के भाग में स्थित है। तो मैंने क्या बताया था, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, राजस्थान हमारा उत्तरी, उत्तर पश्चिम में, ये आपको अभी याद हो ही गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, यानी उत्तर पश्चिम में स्थित करता है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत के कहाँ स्थित है, वही भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, तो हमें पता है भारत के संदर्भ में हम कहाँ स्थित है, नॉर्दर्न वेस्टर्न में, ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है, भारत के किस देशों में, भारत की किस दिशा में राजस्थान स्थित है, ठीक है। फिर से भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, अब तो आपको इतना सॉल्व करने के बाद याद हो गया होगा, उत्तर पश्चिम में, ठीक है,
उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, देशांतर के ईस्टर्न में है हम, यानी पूर्वी दिशा में है। तो भारत हमारा कहाँ लाया करता है? देखिए फिर से ये भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारी ग्रीनविच लाइन हो गई। हमारा भारत यहाँ, राजस्थान हमारा यहाँ स्थित करता है। तो राजस्थान यहाँ स्थित करता है, तो ये तो कौन सा गोलार्ध हो गया हमारा? सबसे पहले तो उत्तरी गोलार्ध, कौन सा हो गया? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो कहाँ स्थित करता है हमारा? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। कौन से गोलार्ध में करता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सारा खत्म कर लिया। पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था वो भी खत्म हो गया है। क्या था पहले पार्ट में? हमारी स्थिति थी, स्थिति विश्व महाद्वीप और भारत के अनुसार हमने पढ़ ली, और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ली। जो जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उस टॉपिक से, वो आपके सारे PYQs ये सॉल्व हो गए। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट पे मैंने क्या बताया था? अब हम अक्षांश और देशांतर के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, अब देखिए अक्षांश के अनुसार, अक्षांश की बात होती है तो हम किसके रिगार्डिंग में पढ़ते हैं? कि हमारे जो गोलार्ध है ये भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री, उसके समानांतर जो रेखाएं हैं ये सब आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं। ठीक है, हमारे राजस्थान से कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है? वो 23.5 डिग्री गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये हमारी राजस्थान से गुजरती है। तो अगर हम अक्षांश के अनुसार चलें तो हमारी क्या स्थिति है अक्षांशों के अनुसार, वो पढ़ेंगे। तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उसके अनुसार हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ हमारा राजस्थान है। ठीक है, तो अब पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारी ऐसे कैसे अक्षांशों के अनुसार हमारी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले जहाँ से हमारे राजस्थान का दक्षिण, ये हमारे राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिण, यानी सर्दन भाग से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसको आप यहाँ पे रखो तो 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे, तो ऊपर चलेंगे तो हमारे राजस्थान का कौन सा भाग आएगा? आपके सर्दन भाग आएगा। तो सर्दन भाग के अंदर सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, और गोलार्ध कौन सा था हमारा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये आपको याद होना चाहिए, गोलार्ध की चीज़ें याद रखिए। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी गोलार्ध से हमारी दक्षिण स्थिति प्रारंभ होगी। ठीक है, और फिर हम कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक हमारे राजस्थान का विस्तार है, राजस्थान का उत्तरी भाग जो है आपका, ठीक है, यानी जो आपका नॉर्दर्न है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन है, जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, वो कहाँ तक विस्तृत है आपका? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। आपको याद हो गया होगा, हम पढ़ रहे हैं अक्षांशीय स्थिति, तो सबसे दक्षिणतम जहाँ से हमारी अक्षांशीय स्थिति प्रारंभ होती है वो कहाँ से है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक है। ठीक है, उसके बाद अब इन बिंदुओं पे कौन सी जगह है, कौन से जिले और गांव हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले में तो कहाँ से शुरू होता है हमारा? बोरकुंड से। ठीक है, बोरकुंड। ठीक है, और यहाँ पर जो जिला है वो कौन सा है आपका? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा से शुरू होता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट हमारा दक्षिणतम बिंदु है, वो कौन से गांव से प्रारंभ होता है? बोरकुंड गांव से प्रारंभ होता है। ठीक है, बोरकुंड गांव से प्रारंभ होता है, 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होता है। हमारा जिला कौन सा है? वो बाड़मेर से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ये कौन सी दिशा से प्रारंभ होता है? तो दक्षिणी दिशा से प्रारंभ होता है। तो सर्दन से स्टार्ट होता है, बोरकुंड है 23 डिग्री एंड 3 मिनट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है हमारा? 30 डिग्री 12 मिनट तक। ठीक है, अब देखिए, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा गाँव है हमारा? कोणा।
कोणा गांव, ठीक है, कोना विलेज, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा आप कि नर्दन के अंदर 30 डिग्री 12 मिनट तक, और गांव कौन सा है हमारा कोना, और जिला कौन सा है हमारा श्री गंगानगर, और वो कौन सी दिशा में है हमारी उत्तरी दिशा के अंदर है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो विस्तार है उसकी क्या डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, सर्दन से लेकर ईस्टर्न तक की डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 826 किलोमीटर्स, 826 किलोमीटर, कितनी है 826 किलोमीटर। अब आपसे कोई दूरी पूछ ले कि बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर तक की दूरी कितनी है 826 किलोमीटर, बोरकुंड से लेकर कोणा गांव तक की डिस्टेंस कितनी है 826 किलोमीटर, आपकी दक्षिण से लेकर उत्तर तक की डिस्टेंस कितनी है तो 826 किलोमीटर। तो इन सब के बीच में 826 किलोमीटर का ही क्या है डिस्टेंस है। किस किस के बीच में, बोरकुंड से कोणा में 826 किलोमीटर, बांसवाड़ा से गंगानगर में 826 किलोमीटर, ठीक है। दक्षिण से उत्तर के बिंदु तक जो विस्तार है उसकी डिस्टेंस कितनी है 826 किलोमीटर। तो ये क्या है हमारी अक्षांशीय विस्तार है, हमारा अक्षांशीय एग्जैक्टली जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है हमारा, वो हमने देख लिया है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ रहे हैं। अक्षांशीय विस्तार के अंदर सबसे पहले तो हम विश्व के उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारा दक्षिणतम बिंदु जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी गोलार्ध। उसमें बोरकुंड गांव से प्रारंभ होकर कहाँ तक है हमारा गंगानगर के कोणा गांव तक, जिसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक है। और दक्षिण से लेकर उत्तर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 826 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार था राजस्थान का, ठीक है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार जो नॉर्मल है ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है, कहाँ तक अक्षांश हमारे विस्तृत है, यानी डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, देखिए हमने सामान्य अक्षांश के विस्तार की नॉर्मल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट और प्रारंभ होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से प्रारंभ था हमारा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, से लेकर कहाँ तक था हमारा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक था। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे कितने अक्षांशों में विस्तारित है, यानी ऐसे चलने पर हमारे कितने अक्षांश है, ठीक है। तो हमारे ये टोटल अक्षांश का जो विस्तार है वो कितना है 60 डिग्री और 9 मिनट तक। याद रखिए आपको 60 डिग्री 9 मिनट के आगे कोई गोलार्ध नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों नहीं लिखना है इसके आगे कोई गोलार्ध आपको, क्योंकि अगर आप कोई गोलार्ध लिखोगे तो पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर चला जाएगा। ये सिर्फ आप क्या है कि हमारा विस्तार कितने अक्षांशों तक है, तो हमारा विस्तार अक्षांशों तक कितने हैं 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में हमारा विस्तार है, ठीक है। 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में हमारा विस्तार है, याद हो गया होगा। 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में हमारा क्या है विस्तार है, ठीक है। अब देखिए हम अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं उसमें अब क्या नई चीज़ है, तो देखिए हमने अक्षांश देख लिए हैं, दक्षिण और उत्तर भी देख लिए हैं, उसके बाद हमने उसका अक्षांशीय विस्तार भी देख लिया है। बट अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे लिए कि मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, मतलब मिड में जो अक्षांश है वो कौन सी है, तो ये मध्यवर्ती अक्षांश है, ठीक है। मध्यवर्ती अक्षांश, और ये मध्यवक्षीय अक्षांश का क्या है 26 डिग्री 34 मिनट तक, ठीक है। कितना 26 डिग्री 34 मिनट हमारा क्या है मिड लैटिट्यूड है राजस्थान का। तो राजस्थान का मिड लैटिट्यूड का कितना है 26 डिग्री 34 मिनट, तो हम इसको लगभग कितना लिख सकते हैं 27 मिनट लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम इसको 27 लैटिट्यूड, 27 डिग्री लैटिट्यूड इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 26, और देखो मिनट में 60 होते हैं तो आधा 30 होता है, लेकिन ये कितना है 34, तो हम आगे वाली संख्या को ले सकते हैं। तो आगे वाली संख्या कितनी आएगी हमारे 27 डिग्री लैटिट्यूड लगभग। ये हमारे मध्यवर्ती क्या है हमारा अक्षांश, यानी मिड लैटिट्यूड राजस्थान का कितने डिग्री से गुजरता है, वो है आपका 26 डिग्री 34 मिनट से आपका मध्यवर्ती अक्षांश यानी मिडिल लैटिट्यूड गुजरता है। अब उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखिए कि अब इससे गुजरने वाले कौन कौन से
अब हम पढ़ेंगे कि जो मध्यवर्ती अक्षांश है इसके कौन कौन से जिले हैं जो इस मध्यवर्ती अक्षांशों से गुजरते हैं। तो देखिए आप उसे कैसे याद करेंगे। मध्यवर्ती अक्षांश है ये हमारी राजस्थान की कितनी थी, 26 डिग्री 34 मिनट्स, यानी लगभग 27 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो 27 डिग्री लैटिट्यूड जो है इसकी मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से जिले गुजरते हैं वो देखिए। तो याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहले तो कौन से हैं, 7 जिले हैं। ठीक है, देखिए वो कौन कौन से 7 जिले हैं। याद करना ही मध्यवर्ती अक्षांश है 26 डिग्री 34 मिनट से, इसमें से 7 जिले जो है ये अक्षांश 7 जिलों में से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सी है तो देखिए, सबसे पहले आप याद करिए जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर से अलग हुआ जिला जो है हमारे कौन सा है, हमारे फालोदी। ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर से अलग हुआ जिला फालोदी। उसके बाद आपको ये 2 का पेयर याद हो गया होगा। उसके बाद आप याद करिए नागौर। नागौर से अलग हुआ जिला कौन सा है हमारा, डीडवाना कुचामन। ठीक है, आपको चारों याद हो गए होंगे। जैसलमेर, जैसलमेर से अलग हुआ जिला फालोदी, फिर नागौर, नागौर से अलग जिला हुआ जिला डीडवाना कुचामन। अब 3 जिले बहुत आसान है, अच्छे से याद हो जाएंगे। कौन सा, एक तो जयपुर, ठीक है, उसके बाद दौसा और आखिरी में भरतपुर। ठीक है, ये तीनों आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हमारी जो मध्यवर्ती अक्षांश है, मध्यवर्ती जो अक्षांश है मिड लैटिट्यूड है, उसका पहले तो मान कितना है, तो वो है हमारा 26 डिग्री 34 मिनट, उसका मान है जो लगभग 27 डिग्री तक है। उसके बाद हमारे उसमें से 7 जिलों में से ही जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो गुजरती है। उस जिलों को आप कैसे क्रम में याद करेंगे, जैसलमेर, जैसलमेर से अलग हुआ जिला फालोदी, फिर नागौर, नागौर से अलग जिला हुआ डीडवाना कुचामन, फिर जयपुर, दौसा, भरतपुर। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये 7 जिले आराम से याद हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलिए। ठीक है, हमने पढ़ लिया था। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी अक्षांश से जो राजस्थान से गुजरती है वो कौन सी गुजरती है, हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा सबसे पहले तो कितने डिग्री पर गुजरती है वो देखिए, तो 23.5 डिग्री पर हमारी कर्क रेखा 23.5 पर गुजरती है। तो देखो राजस्थान, अब ये राजस्थान है, सबसे पहले हमारा ये जिला है बांसवाड़ा, वो थोड़ा इस तरीके से है। ठीक है, ये कौन सा है आपका, बांसवाड़ा जिला है, और ये है हम आपका डूंगरपुर। ठीक है, अब देखिए हमारी सबसे पहले जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के कौन से भाग से गुजर रही है, आपके दक्षिण भाग से गुजर रही है। तो पहले ही आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग से गुजरती है। ठीक है, भाग से गुजरती है तो आपके 2 जिलों से गुजरती है, एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ठीक है, ये गुजरती है, और ये कितने किलोमीटर्स की गुजरती है, 26 किलोमीटर की गुजरती है। उसके बाद इधर से एक नदी आती है माही, जो इसको 2 बार काटती है, जो इसको 2 बार काटती है। तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, ये आपका पहला है कि 26 किलोमीटर से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, और डूंगरपुर का जो हमारा चीखली गांव है उसको टच होके गुजरती है। ठीक है, ये डूंगरपुर के चीखली गांव को तो टच होके गुजरती है, बांसवाड़ा से लगभग मिड से गुजरती है, और ये 26 किलोमीटर तक राजस्थान में फैली हुई है। उसके बाद में माही जो नदी है उसको 2 बार काटती है। ये हमारी जनरल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। ये आपको याद हो गया होगा। और ये कितने डिग्री अक्षांश की है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश से हमारी कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ठीक है, क्या बताया मैंने, 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा की चीखली गांव से होकर गुजरती है दक्षिणतम बिंदु से, उसके बाद डूंगरपुर के फिर बांसवाड़ा के लगभग मध्य से
गुजरती है। ठीक है, उसके बाद ये 26 किलोमीटर तक राजस्थान में फैली हुई है। उसके बाद माही नदी इसको 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये आपका जनरल पॉइंट था किसके रिगार्डिंग, आपके कर्क रेखा के अनुसार। अब देखिए ये जो कर्क रेखा है ना, हमेशा, ठीक है, अब उसके बाद ये आपकी 0 डिग्री थी, फिर ये आपकी कर्क रेखा है 23.5। तो इसमें जब हमारा 21 जून आता है तो सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो आपकी कहाँ पड़ती है, एकदम कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, ठीक है। और जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती है वो हमारे कटिबंधों का निर्धारण करती है। ठीक है, ये 2 चीज आपको एक बार कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन सी, कि अक्षांशीय जो रेखा होती है वो हमारी कटिबंधों का निर्माण करती है। तो उसके अनुसार हम पढ़ेंगे कि हम कौन से कटिबंध में है, उपोषण कटिबंध के अंदर है। ठीक है, और बांसवाड़ा किस कटिबंध में है, वो है हमारा उष्ण कटिबंध के अंदर है। ठीक है, दूसरी बात कि सूर्य की रेखा जो सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर वो 21 जून को पड़ती है। तो अगर सूर्य की रेखा सीधी पड़ेगी कर्क रेखा पर 21 जून को, तो तब सबसे बड़े तो दिन होंगे और सबसे छोटी रात होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी तो आपकी परछाई भी उस दिन नहीं बनेगी, इसलिए 21 जून को राजस्थान में क्या होता है, नो शैडो जोन भी होता है। ठीक है, और 21 जून को ही हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जो 2015 से स्टार्ट हुआ था। फिर हम उसकी थीम पढ़ेंगे कि इस वर्ष उसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा 3 चीजें। सबसे पहले ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा है, 21 जून को सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जो देखिए ये वाला जो कर्क 23 तक तो कौन सा कटिबंध आ जाएगा आपका, उष्ण कटिबंध। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन कहाँ तक, 23.5 तक। उसके ऊपर जाने पर कौन सा जोन आता है, जो हम नीचे हैं, मतलब हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन हम जो टेम्परेट है जोन है उसके भी हम कौन से पार्ट में, सर्दन पार्ट में। तो ऊपर जाने पर कौन सा हो जाता है हम आपका, उपोषण। उपोषण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो राजस्थान का यहाँ से आपके क्या गुजर रहा है, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा तो ऑलमोस्ट किस कटिबंध में है, आपके उष्ण कटिबंध के अंदर है। और जो हमारा राजस्थान का अधिकतर पार्ट है, जो पार्ट है राजस्थान का, वो कौन से कटिबंध में लाया करता है, आपका उपोषण कटिबंध में लाया करता है, यानी सब ट्रॉपिकल में लाया करता है। बांसवाड़ा आपका ट्रॉपिकल में लाया करता है। क्यों करता है, क्योंकि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो हमारे बांसवाड़ा के मिडिल से गुजरती है। तो कर्क रेखा के ऊपर वाला तो कौन सा एरिया होता है, हमारा सब ट्रॉपिकल। और कर्क रेखा के जो थोड़ा एरिया बचा है नीचे वाला, वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वो हमारे कौन से कटिबंध में आ जाएगा, आपका उष्ण कटिबंध में। ऊपर वाला उपोषण कटिबंध में, यानी सब ट्रॉपिकल में तो ऊपर वाला पार्ट, और ट्रॉपिकल में आपके नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 जून को हमारे इंटरनेशनल योगा डे भी बनाते हैं, और ये हम 2015 से बना रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस साल की इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम है वो क्या थी, योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस साल की योगा थीम थी। उसके बाद हमने क्या बोला था कि 21 जून जब आएगा तो 3 चीजें होगी। एक तो सबसे बड़े तो क्या होंगे, दिन होंगे। ठीक है, और सबसे छोटी क्या होगी, रात होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट कि परछाई यानी हमारी शैडो नहीं बनेगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नो शैडो जोन। तो नो शैडो जोन कब बनता है, आपका 21 जून को बनता है। ठीक है, ये अगली इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थी आपकी 21 जून के बारे में। इंटरनेशनल योगा डे जो हमारे सीक्वेंस में 11th इंटरनेशनल योगा डे है, और सबसे बड़े दिन है, सबसे छोटी रातें होती है, परछाई नहीं बनती, नो शैडो जोन है। और हमारा जो बांसवाड़ा है वो हमारे कौन से कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में है, ट्रॉपिकल जोन में है। बांसवाड़ा से ऊपर यानी कर्क रेखा से जो भी ऊपर का हमारा भाग है राजस्थान का, वो हमारे कौन से कटिबंध में है, उपोषण कटिबंध में है, सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर है। तो इसके अनुसार आपने पूरे जो अक्षांशों की पूरी स्थिति थी वो आपने अच्छे से जान ली है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए
21 जून को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, तो हम देखेंगे कि अब सूरज की परछाई किस तरीके से पड़ रही है। ये इसके दो चीज़ है, दो फैक्ट्स है। इधर तो मैं कॉन्सेप्ट लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपके फैक्ट्स लिख देती हूँ। देखो अब सूरज की जो किरणें हैं, 21 जून है ये हमारा, 21 जून है ये हमारा, ठीक है, सन है, ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। अब सबसे पहले 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी सबसे ज़्यादा? आपके बांसवाड़ा में पड़ेगी, फिर आपके डूंगरपुर में पड़ेगी, उसके बाद आपके प्रतापगढ़ में पड़ेगी और फिर झालावाड़ में पड़ेगी। ये सूरज की सीधी किरणों का क्या है, आपके फैक्ट है। क्या है? सबसे पहले बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में और झालावाड़ में 21 जून को सूरज की सीधी किरणें कितना सीधापन है जिले के अनुसार? सबसे ज़्यादा सीधी किरणें बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़ में और फिर झालावाड़ के अंदर होगी, ठीक है। ऊपर जाते जाएंगे, ये आपका कौन सा भाग पढ़ा था हमने? दक्षिण बिंदु पढ़ा था। ऊपर जाते जाते ये आपका कौन सा भाग आ जाएगा? राजस्थान का उत्तरी भाग आ जाएगा। तो जाते जाते उत्तरी भाग तक सूरज की किरणें क्या हो जाती है? तिरछी हो जाएगी, सूरज की तिरछी किरणें हो जाएगी। तो सबसे सूरज की जो सबसे ज्यादा तिरछापन होगा किरणों का, वो कहाँ होगा आपके फैक्ट में? गंगानगर में। सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? आपके गंगानगर में। और सबसे ज्यादा सीधी किरणें, डायरेक्ट सनरेज का जो सीक्वेंस है डिस्ट्रिक्ट्स का, वो क्या होगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। डायरेक्ट रेज ऑफ सन का जो सीक्वेंस होगा, उसके बाद स्लांटिंग रेज ऑफ सन का जो सीक्वेंस होगा, उसमें क्या आएगा आपका? गंगानगर। ये तो क्या थे आपके फैक्ट। अब आपके कॉन्सेप्ट भी इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो देखिए आपको खुद को पता चल जाएगा कि जब आप, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका साउथ है, तो अगर आप राजस्थान के साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो क्या कॉन्सेप्ट है कि जो सन की रेज है, सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी दक्षिण से उत्तर में जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। दिस इज योर फैक्ट फर्स्ट। दूसरा, इसका अपोजिट कर लीजिए, उसमें क्या है? वही नॉर्थ से साउथ में आने पर क्या है फैक्ट? सूर्य की किरणों का सीधापन जो होगा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो साउथ से नॉर्थ में जाने पर जो स्लांटिंग रेज ऑफ सन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्थ से साउथ में आने पर जो डायरेक्ट रेज होगी सन की वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी हम दक्षिण से उत्तर में जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, अगर हम उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता जाएगा। ये तो आपके क्या हो गया? कॉन्सेप्ट। और फैक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे सीधी किरणें कौन कौन से जिलों में पड़ती है, तो उसका सीक्वेंस क्या है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। और ऊपर जाते जाते तिरछापन बढ़ते जाने वाला जिला कौन सा है आपका? गंगानगर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे लैटिट्यूड का अच्छे से रिवाइज कर लिया है, मैंने वापस आपको बता दिया सब कुछ। और उससे पहले हमने बस क्या पढ़ा था कि ये 23 मतलब 30 डिग्री 12 मिनट्स का होता है, यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट का होता है। ठीक है, यहाँ पे बोरकुंड गांव है, यहाँ पे हमारा कौन सा गांव है? कोणा गांव है गंगानगर का। ठीक है, और इसकी उत्तर से दक्षिण तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 826 किलोमीटर थी। फिर उसके बाद हमारे इसमें अक्षांशों का विस्तार कितना था आपका? 60 डिग्री 9 मिनट का था। उसके बाद मध्यवर्ती जो आपकी अक्षांश थी, वो मध्यवर्ती अक्षांश आपकी कौन सी थी? 26 डिग्री 34 मिनट लगभग 27 डिग्री तक था। उसमें हमने जिले पढ़े थे, सबसे पहले आपका जैसलमेर था, फालोदी था, अलग हुआ। फिर आपके कौन सा था? नागौर था और डीडवाना था। ठीक है, यहाँ पे आपके नागौर था, फिर डीडवाना था, फिर जयपुर था, फिर दौसा था, दौसा और फिर भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो इस तरीके से आपके 7 जिले जहाँ से मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो गुजरती है, वो भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े कि ये जो कर्क रेखा है वो 26 किलोमीटर की है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के चीखली गांव से के दक्षिण तक
दक्षिण भाग में से होकर गुजरती है, 26 किलोमीटर की है। माही रेखा इसको 2 बार काटती है, ठीक है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे सूर्य चमकता है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, और उसके बाद ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा कि जो सूर्य की किरणें हैं उसका तिरछापन और सीधेपन का फैक्ट पढ़ा। सबसे पहले तो सीधेपन के फैक्ट में हमने बांसवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ पढ़ा। तिरछेपन में हमने गंगानगर पढ़ा। फैक्ट में पढ़ा कि हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। अगर हम नॉर्थ से साउथ में आएंगे तो सीधापन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा जो अक्षांश है उसको पढ़ लिया है, कोई फैक्ट नहीं छूटा है आपके यहाँ तक, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि हमारा अक्षांशीय विस्तार में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने सारे अच्छे से कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, सेकंड पार्ट जो हमारा था वो क्या था, देशांतर के अनुसार, यानी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के अनुसार कैसे, तो देखिए देखो देशांतर, यहाँ पे कौन से देशांतर से हम शुरू थे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से। हमने पढ़ा था हम कौन से गोलार्ध में हैं, पूर्वी गोलार्ध में। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। तो हम अब इस वाले जो हमारे देशांतर है उसकी बात करेंगे। देशांतर का मतलब क्या है कि अब ऐसे कैसे, कौन कौन सी ऐसी रेखाएं कैसे कैसे गुजर रही है, हम वो पढ़ेंगे। तो वो देखिए, सबसे पहले हमारा जो ईस्टर्न पूर्वी जो गोलार्ध से मैंने ईस्टर्न जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से शुरू होती है आपकी, 69 डिग्री और 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है आपकी, 78 डिग्री 71 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक, ठीक है। तो 69 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर 78 डिग्री 71 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है, हमारा देशांतरीय विस्तार है। कहाँ से, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 71 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 71 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये आपका तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ पे जो गांव है वो कौन सा है, हमारा कटरा, और इसकी तहसील कौन सी है, सम, और जिला कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया 69 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होती है, गांव है हमारा कटरा, तहसील है सम, उसके बाद इसका जिला कौन सा है, जैसलमेर, और ये कौन सी दिशा में है, हमारी पश्चिम दिशा में, वेस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट में है आपकी, पश्चिम में, यानी पश्चिम से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ तक विस्तृत है, हम 78 डिग्री 71 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तृत है। उसके बाद शिलावट या शिलाना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, शिलावट और शिलाना, जो कहाँ पर है, हमारे धौलपुर जिले के अंदर है। उसके बाद ये कौन सा भाग है, हमारे राजस्थान का पूर्वी भाग, यानी ईस्टर्न भाग, पूर्वी भाग में, ठीक है। ये आपको आराम से इसका देशांतर का जो हमारा विस्तार है वो समझ आया होगा। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 71 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांत तक विस्तृत है। उसका गांव है कटरा, सम से लेकर हमारा शिलाना या शिलावट गांव धौलपुर तक है, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे पिछली बार पढ़ा था वैसे ही हम अब पढ़ेंगे कि कितना इसका देशांतर का विस्तार है। तो देशांतर का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट्स तक इसका देशांतरीय विस्तार है, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितने डिग्री और टाइम का फर्क आता है, 8 डिग्री और 47 मिनट्स का फर्क आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब, ठीक है, हमने सेम वही हम फिर से सेम चीज पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, उधर वही पढ़ा था कि हमारे गांव कौन से हैं, विस्तार कहाँ से शुरू होता है, हम वो भी यहाँ से ही पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये तो इसकी देशांतर थी, लेकिन इस देशांतर की भी हम क्या पढ़ेंगे, अब मध्यवर्ती देशांतर कौन सी है और कौन से जिलों में से होकर गुजरती है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके जो जिले हैं वो 11 जिलों से होकर जो इसकी
मध्यवर्ती देशांतर है वो गुजरती है। ठीक है, वो कैसे आप याद रखेंगे? सबसे पहले है कितने डिग्री पे? ये 74 डिग्री के ऊपर है। 74 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारी मध्यवर्ती देशांतर है। अब इसमें सबसे पहले आप कैसे याद रखेंगे? आपको सिर्फ 3 संभाग याद रखने हैं सबसे पहले। ठीक है, नीचे से याद, सबसे पहले तो उदयपुर संभाग के जिले याद करने हैं। उदयपुर संभाग के जिलों में आप ही चित्तौड़गढ़ का जिला छोड़ दो, उसके अलावा जो जिले बचे हैं वो सब उदयपुर संभाग के जो जिले हैं उसमें से मध्यवर्ती आपकी देशांतर गुजरती है। किसको छोड़ के? चित्तौड़गढ़ को छोड़ के। तब कौन कौन से जिले बचे वो देखते हैं, वो भी देखेंगे। उसके बाद आप अजमेर संभाग याद रखेंगे और फिर आप बीकानेर संभाग। ठीक है, कौन कौन सा? उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और बीकानेर संभाग। ठीक है, 11 जिले याद रखने के लिए जो हमारी 74 डिग्री मध्यवर्ती देशांतर है वो किन किन जिलों में से होकर गुजरती है उसके लिए। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले बीकानेर के चारों जिले लिख दीजिए। कौन कौन से हैं आपके? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और खुद बीकानेर। इसमें से गुजरती है। सबसे पहले 4 जिले याद हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। बीकानेर संभाग में से 4 जिले याद हो गए। अजमेर के आपको 2 जिले याद रखने हैं, एक तो नागौर और एक आपका ब्यावर। कौन कौन सा? नागौर और ब्यावर, 2 जिले याद हो गए। फिर उदयपुर संभाग में से आप चित्तौड़गढ़ को छोड़ के सब जिले लिख दीजिए। कौन कौन से हो जाएंगे? उदयपुर, सलुम्बर, उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद। ठीक है, उसके बाद है आपका 3 डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तीनों जिले आपके याद हो गए। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये आपको ये सारे जिले याद हो गए होंगे। 11 जो टोटल हमारे जिले हैं। उदयपुर के जिले, उसके बाद हमारे अजमेर के 2, नागौर, ब्यावर और बीकानेर के 4 जिले। तो इस तरीके से जो हमारी मध्यवर्ती देशांतर है 74 डिग्री वाली, वो इन जिलों में से होकर गुजरती है। आपको याद हो गई होगी। कौन कौन से? इसमें चित्तौड़गढ़ छोड़ दो, इसमें अजमेर संभाग से 2 याद रखो, नागौर और ब्यावर और बीकानेर के चारों जिले आप याद रखो। ठीक है, बीकानेर संभाग के। ओके, अब एक चीज जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन से देशांतर से? 70 डिग्री। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से होकर गुजरती है? जैसलमेर से। ठीक है, तो 70 डिग्री तो कहाँ से होकर गुजरती है? आपकी जैसलमेर से होकर गुजरती है। ठीक है, 74 डिग्री के आपको सारे संभाग और जिले मैंने याद करा दिए। बाकी इधर से इधर तक का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट्स का डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। अब एक चीज देखिए आप, अगर अब सूर्य उदय और सूर्य अस्त का कॉन्सेप्ट भी आपके देशांतर के अनुसार ही होता है। देखिए, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है वो टाइम और जो हमारा सनराइज और सनसेट है इसको भी निर्धारित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो टाइम को निर्धारित करती है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप देखिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहाँ होगा आपके देशांतर के अनुसार राजस्थान में? सबसे पहले तो हमारा सूर्य पूर्व ईस्ट से निकलता है, तो सबसे पहले सूर्य उदय भी राजस्थान के ईस्ट दिशा में होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? हमारे सिलावट में, या इसको सिलाना। ठीक है, सबसे पहले। और सबसे लास्ट में कहाँ होगा आपका? कटरा गांव में। कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर के कटरा में आपका सबसे अंत में सूर्य उदय होगा। ठीक है, वेस्ट है ये आपका और ये आपका ईस्ट है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले था हमारा यहाँ पर सूर्य उदय। ठीक है, तो ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, और सबसे पहले सूर्योदय सिलावट में होगा, सबसे अंत में सूर्योदय कटरा के अंदर होगा। उसके अलावा हमने इसका जो कितना डिग्री जो हमारा डिफरेंस था
वो था 8 डिग्री 47 मिनट्स। तो उसके अनुसार सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य उदय होने में, मतलब सूर्य उदय होने में दोनों बिंदुओं पे कितने मिनट का डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 4 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट्स, ठीक है। और 1 डिग्री जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है उसमें कितने का डिफरेंस होता है, 4 सेकंड का डिफरेंस होता है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ 8 × 4 और 47 × 4। तो ये तो कितना आ गया आपका 88 और ये आपके 32 आ गया। लेकिन इसमें से मैं कितने मिनट बना लूँ, 3 मिनट और 8 सेकंड बना लूँ। तो 3 मिनट को 32 में जोड़ो, 33, 34, 35। तो यहाँ से यहाँ तक डालने में कितने का डिफरेंस आ जाएगा आपका, 35 तो मिनट्स का। और जो ये 8 सेकंड बचे हैं, 8 सेकंड्स का। तो सबसे पहले जो सिलावट में जब सूर्य उदय होगा वहां से यहाँ तक के सूर्य उदय होने में कितने का डिफरेंस आएगा, कितने मिनट का, तो 35 मिनट और 8 सेकंड का आएगा। वो कैसे आएगा मैंने बता दिया, 8 डिग्री 47 मिनट। सबसे पहले 1 डिग्री पे 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री देशांतर पे भी 4 सेकंड्स होते हैं। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, फिर 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 सेकंड्स आ जाएंगे। 188 सेकंड्स में 3 मिनट और 8 सेकंड बनते हैं। 32 में 3 मिनट्स और जोड़ेंगे, 33, 34, 35। तो 35 मिनट और 8 सेकंड का सूर्य उदय और अंत में मतलब जो सूर्य उदय का दोनों बिंदुओं पर समय अंतराल है वो होगा। लेकिन हमारे समय की घड़ी में नहीं होता, क्योंकि हम जो ग्रीनविच रेखा है यानी जीएमटी के अनुसार फिर हमारे खुद का भारत का जो टाइमलाइन सेट की गई है उसके अनुसार होता है। इसलिए वो आपको आपके समय में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपके सूर्य उदय और सूर्य उदय की जो टाइम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट चीज हमने खत्म कर ली। क्या क्या खत्म कर लिया वो देखिए। हमने देख लिया ये यहाँ से और यहाँ तक भी हमने देख लिया है, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक। फिर इधर से देखिए 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 71 मिनट्स तक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पूरे विस्तार हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने मध्यवर्ती विस्तार की रेखा कौन सी पढ़ी थी, लगभग 27 डिग्री की पढ़ी थी। यहाँ से यहाँ तक की जो मध्यवर्ती थी वो 74 डिग्री पर थी। ये दो चीज पढ़ ली थी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जहाँ पर हमारा देशांतर और अक्षांश आके मिलते हैं वो कौन सा मध्यवर्ती बिंदु है। तो मध्यवर्ती बिंदु का जो जिला है वो कौन सा है, आपके नागौर। ठीक है, मध्यवर्ती जिला, देशांतर और अक्षांश का जो मध्यवर्ती जिला है वो कौन सा है, आपके नागौर है। ठीक है, ये दूसरी चीज थी। उसके बाद यहाँ पर कौन सी जगह है प्रॉपर, तो यहाँ पर गांव है। ठीक है, इसको दो तरीके से बताया गया। एक तो जो हमारा मैनुअल होता है, जो मैनुअल सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग तो कौन सा गांव बताया गया है, आपका मेड़ता तहसील का लापोलाई विलेज गांव। ठीक है, किसके अनुसार, मैनुअल सर्वे जो हुआ था उसके अनुसार देशांतर और अक्षांश के मध्यवर्ती जहाँ पे आके मिलती है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, वो कौन सा जिला है, नागौर। नागौर का भी कौन सी तहसील है, मेड़ता तहसील का लापोलाई गांव है। ये मैनुअल सर्वे के अनुसार है। फिर आपका सैटेलाइट सर्वे के अनुसार कौन सा गांव है, आपका गंगराना। ठीक है, गंगराना गांव किसके अनुसार, आपके सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। ठीक है, ये आपको दोनों चीजें याद हो गई होगी। मध्यवर्ती ये आपको याद हो गया है। यहाँ से 27 डिग्री, यहाँ से 74 डिग्री, जैसलमेर से 70 डिग्री गुजरती है, ये हमें याद रखना है क्योंकि बहुत से एग्जाम में बार बार पूछी गई है। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि मध्यवर्ती कौन सा था, नागौर। फिर गांव कौन सा था, मेड़ता का लापोलाई। उसके बाद फिर हमारे सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गंगराना गांव से मध्यवर्ती जो प्रतिच्छेद करती है दोनों देशांतर अक्षांश वो कहाँ पे करती है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ पर हमारा 326 किलोमीटर तक था, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। फिर पश्चिम और जो हमारा पूर्व था उसमें कितने का विस्तार था,
840 सॉरी 869 किलोमीटर्स का, ठीक है। और अब इन दोनों में कितने किलोमीटर का डिफरेंस है, तो वो है हमारा 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 826 थी, यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक। फिर हमारी पश्चिम और पूर्व के बीच में की जो डिस्टेंस थी वो 869 थी। और दोनों का जो लंबाई का अंतराल है हमारे राजस्थान के अंदर, कौन कौन सी लंबाई का अंतराल, दक्षिण से उत्तर की लंबाई व पश्चिम से पूर्व की लंबाई का जो अंतराल है वो कितना है आपके 43 किलोमीटर्स का। तो ये हमारी दूसरी चीज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर, हमने अक्षांश पढ़ लिए। अक्षांश के बारे में पढ़ा कि कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कौन सा जिला है, कौन सा गांव है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो 27 डिग्री से गुजरती है। 7 जिले याद कर लिए, जैसलमेर से अलग हुआ फालोदी, नागौर से अलग हुआ डीडवाना कुचावन, फिर जयपुर, दौसा और भरतपुर। उसके बाद हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिया कि वो किन 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के चीखली गांव के सदर्न पार्ट से गुजरती है। उसके अनुसार हमारा कौन कौन से कटिबंध निर्धारित हुए थे, तो बांसवाड़ा तो हमारा उष्ण कटिबंध, और राजस्थान का जो नर्दन भाग है वो हमारा उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आएगा। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। 21 जून को राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रातें होती है और परछाई नहीं बनती है, ये हमने पढ़ लिया। उसके अलावा फिर 21 जून को जब सूरज की सीधी किरणें पड़ती है तो फैक्ट्स में हमने पढ़ा कौन कौन से जिले में पड़ती है, तो हमने पढ़ा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। और सबसे तिरछी किरणें पड़ती है तो हमने पढ़ा गंगानगर के अंदर पड़ती है। इसी के कॉन्सेप्ट बेस से हमने पढ़ा कि जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो सूरज की किरणों का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाता है, स्लांटिंग रेज ऑफ सन गॉट इंक्रीज। उसके अलावा हमने पढ़ा उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर, नॉर्दर्न सदर्न की ओर आने पर डायरेक्ट रेज ऑफ सन गॉट इंक्रीज, यानी सीधापन जो है सूरज की किरणों का वो बढ़ जाता है। ये दोनों पढ़ने के बाद हमने देशांतर के बारे में पढ़ा। देशांतर के बारे में हमने पढ़ लिया कि कहाँ कटरा के सम से लेकर हमारा सिलाना गांव तक हमारा आखिरी बिंदु होता है। उसके अलावा इन दोनों के देशांतरों का डिफरेंस कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट्स का डिफरेंस है। उसके अलावा हमने इसकी मध्यवर्ती देशांतर पढ़ ली कि 74 डिग्री से गुजरती है। कौन कौन से जिलों से गुजरती है वो भी हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले बीकानेर के संभाग में बीकानेर है, गंगानगर है, चूरू है और हनुमानगढ़ है। फिर अजमेर के 2 जिले लिए हमने, नागौर लिया, ब्यावर लिया। फिर उदयपुर के हमने चित्तौड़गढ़ को छोड़ के सारे जिले ले लिए। उसमें हमने क्या पढ़ा, राजसमंद है, उदयपुर है, सलूम्बर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। इसमें से 74 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हमारी गुजरती है, ठीक है। जब हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ ली तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो उसका जो मध्य बिंदु है वो कहाँ पर, कौन से मिड पॉइंट है वो कौन से जिले में है, हमारे नागौर में है। फिर हमने वो भी 2 तरीके से देखा कि एक तो मैनुअल सर्वे के अनुसार कौन कौन सा था, तो मैनुअल के सर्वे के अनुसार तो हमारा कौन सा था, दैट इज जो हमारा लामपोलाई विलेज था, मेरता तहसील का वो गांव था। उसके बाद हमने सैटेलाइट सर्वे से गंगराना गांव देख लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारी दक्षिण से उत्तर की जो लंबाई है राजस्थान की वो कितनी है आपकी 826 किलोमीटर्स, और हमारी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है राजस्थान की वो कितनी है 869 किलोमीटर्स, और इन दोनों का अंतराल कितना है 43 किलोमीटर्स का इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से सब कुछ खत्म कर लिया है और पढ़ लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे इसके PYQs। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तारों को सही रूप में दर्शाता है, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले छांटने का तरीका क्या है, ठीक है, ये सब सही है, उत्तरी पूर्वी ये दोनों चीजें सही है। तो कहाँ से कहाँ तक था हमारा, हमने पढ़ा था 23 हाफ एंड 12 डिग्री से लेकर 69, 30 और 78, ये आपका सही आंसर है। यानी 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट्स उत्तर से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट्स तक पूर्वी में हमारा विस्तार है। उसके बाद फिर से राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार हमको बताना है। तो अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले तो उत्तर से उत्तर तक है, तो आप आराम से देखो, उत्तर दक्षिण नहीं है, दक्षिण नहीं है, दक्षिण नहीं है, उत्तर से उत्तर तक है, तो आप आराम से इसको राइट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार सबसे पहले कहाँ है, पूर्व से पूर्व, ठीक है, पूर्व से पूर्व है, पूर्व से पश्चिम नहीं है, पश्चिम से पूर्व नहीं है, पश्चिम से पश्चिम नहीं है, तो पूर्व से पूर्व है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखिए, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिमी व उत्तर दक्षिणी देशांतर तथा अक्षांतरीय विस्तार कितना है। सबसे पहले क्या पूछा है हमसे, पूर्व से पश्चिम तक का पूछा है, तो ये कितना था हमारा
8 डिग्री 47 मिनट्स तक। उसके बाद हमसे क्या पूछा है इन्होंने, दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण तक पूछा है, वो कितना था 7 डिग्री 9 मिनट्स तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलिए, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है, सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है हमारा, 78 डिग्री 70 मिनट्स तक। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है, विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त, दक्षिणतम यानी सर्दर्न पार्ट में सबसे कौन सा जिला है हमारा, बांसवाड़ा। आपको पता ही है, अभी हम पढ़ के आए, तो कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बहुत इजी है, कौन सा है आपका, धौलपुर। यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। ठीक है, तो ये पीवाईक्यूज हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि क्या हमारी थ्योरी और हमारी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, तो आप आराम से वो सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, हमको ये पूरे लगाने हैं, इसमें हमको इसको फिल करना है। तो कहाँ से फिल करेंगे, सबसे पहले ये कौन सा गांव है आपका, कटरा, इधर से आ जाएगा हमारा सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम फिल करना। सबसे पहले आपका कोणा गांव, कहाँ ही दिख रहा है आपको, ठीक है, कोणा दिख रहा है। फिर आपके कटरा सेकंड में, ठीक है, फिर थर्ड में आपके शिलाना या शिलावट, ठीक है, और फिर लास्ट में फोर्थ में आपके बोरकुंड। ठीक है, तो आप तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है, तो कुशलगढ़। ठीक है, हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने लंबाई का अंतर भी पढ़ लिया था कि लंबाई में कितने का अंतर है, 43 किलोमीटर्स का अंतर है। ठीक है, ये आपके सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर हमने पढ़ लिया था, अभी 43 किलोमीटर्स का अंतर है, आप कर लेंगे आराम से। उसके बाद है हमारा उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 826 किलोमीटर्स है, और हमारा पूर्व से जो पश्चिम है 869 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर में, कहाँ से आपके नॉर्थ से साउथ पूछिए तो कितनी है, 826 किलोमीटर्स है, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। कितनी थी आपकी, ईस्ट से वेस्ट में 869 किलोमीटर्स की, आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बस मैं ये इसलिए लाई हूँ कि क्या हम इन जो हमने कंटेंट पढ़ा वो हमारे पीवाईक्यूज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, इसलिए हम ये पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक का अंतराल, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, 43 किलोमीटर। शायद ये अभी फर्स्ट ग्रेड की ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो ग्रुप बी जो हुआ था उसमें आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी हुआ है हमारे जून में एग्जाम, उसका ही क्वेश्चन है। फिर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं, हमने अभी पढ़ा था कि ये कहाँ पे आके मिलती है आपकी, नागौर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होकर गुजरती है, विकल्प। ठीक है, तो किस क्षेत्र में से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा, बांसवाड़ा से गुजरती है, हमको पता है। फिर उसके बाद अब देखो कुछ कथन बेस्ड क्वेश्चंस भी है, कैसे है, कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। राजस्थान दक्षिण गोलार्ध में बिल्कुल नहीं है, हमें पता है हमारा राजस्थान है 0 डिग्री है, हम तो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के भी कौन से भाग में है, हम पूर्वी भाग में, तो ये एकदम स्टेटमेंट गलत है। फिर कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, एकदम सही है। हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जो सर्दर्न पार्ट है, ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान के एकदम सर्दर्न पार्ट में से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य भाग से तो बिल्कुल नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, नहीं, भूमध्य रेखा तो हमारे यहाँ से गुजरती नहीं, इक्वेटर तो हमारे यहाँ से गुजरता ही नहीं, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट सही क्या है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों में से होकर गुजरती है, तो बहुत ईजी है ये, बांसवाड़ा और
डूंगरपुर। उसके बाद क्या देखा है, क्या बता रहा है आपके कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, तो कौन सा जिला है आपका, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। उसके बाद है कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है, तो हमारे दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। अभी स्टेटमेंट में भी था, ये कॉन्सेप्ट भी है और ये आपके बहुत तरीके से घुमा घुमा के पूछा गया है। फिर राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, तो दक्षिण में हमारे यहाँ से क्या गुजरती है, सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री की जो लाइन है वो राजस्थान से होकर गुजरती है। यहाँ पर आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिर राजस्थान के किस जिले से सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो तिरछापन में हमने क्या पढ़ा था कि दक्षिण से उत्तर जाने पर सबसे ज्यादा तिरछापन कहाँ है, हमारा गंगानगर के अंदर है। यहाँ पर आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 21 जून को सूर्य राजस्थान के किन जिलों में लंबवत यानी एकदम सीधा चमकता है, तो आपका क्या है, आपका बांसवाड़ा में एकदम लंबवत चमकता है, ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्ट। फिर 23.5 उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री, देखो मैंने बताया था पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों में से होकर गुजरती है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 23.5 तो कहाँ से गुजरती है, हमारी बांसवाड़ा से गुजरती है। और मैंने आपको अलग से बताया था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखिए, क्योंकि वो जैसलमेर से गुजरती है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बांसवाड़ा और जैसलमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर किन जिलों में से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती है, फिर से आगे क्वेश्चन जैसलमेर से, ठीक है। अब तो आपको ये याद हो ही जाना चाहिए। फिर राजस्थान के किन 2 जिले मुख्यालयों पर अक्षांशीय मान सम्मान है, तो यहाँ पे बाली और बाड़मेर का अक्षांशीय मान सम्मान है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है। अब देखिए आप इसे कैसे पता लगाएंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, क्या हमने क्यों देशांतर और अक्षांश की मध्यवर्ती मान याद किए, हमसे क्या पूछ रहा है, देशांतरीय स्थिति। हमको पता है कि 74 डिग्री जो होती है ना, वो राजस्थान के मिड से होके गुजर रही है। 74 डिग्री जो है वो राजस्थान के मिड से होके गुजर रही है, और मिड से होके गुजर रही है, लेकिन उस मिड में हमारा कोटा जिला तो था ही नहीं, ठीक है। तो कोटा से 74 तक तो कोटा है ही नहीं, तो कहाँ से 73 नहीं है, फिर 72 नहीं है, 70 नहीं है, तो यानी होना 74 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से ज्यादा चाहिए। तो कोटा की देशांतर रेखा आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्व। क्यों, क्योंकि 74 तक तो हमने मध्यवर्ती जिले पढ़े, उस मध्यवर्ती जिले में कोटा था नहीं, और हम उसके आगे जाएंगे, ऐसे मूव ऑन करेंगे, तो ऐसे मूव ऑन करने पर 74 से ज़्यादा का ही मान आना चाहिए कोटा के लिए। तो आराम से आप 75 से 77 देशांतर पूर्व, इस तरीके से आपसे किसी भी जिले का पूछे तो आप अब सिर्फ मध्यवर्ती देशांतर अक्षांशों का मान याद रखिए, और उसके अनुसार आप जिलों को आराम से लोकेट कर पाएंगे बहुत स्पेसिफिक प्लेसेस पे। उसके बाद है देखिए सुमेलित करने के लिए आया है हमारे पास, तो बहुत ईजी है। बांसवाड़ा के अंदर तो 23 डिग्री 3 मिनट, जैसलमेर हमने पढ़ा था कितने डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट्स, धौलपुर उधर जाते जाते कितना हो गया था बड़ा 78 डिग्री 17 मिनट्स, और गंगानगर के अंदर 30 डिग्री और 12 मिनट्स। तो ये आप मैच कर लीजिएगा बाद में, बाकी आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हमारा जो पहला पार्ट था वो पूरा खत्म हो गया है। क्या 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 खत्म हो गया है हमारा उसके अंदर, अक्षांश, देशांतर, भारत, विश्व और महाद्वीप में हमारी स्थिति। तो पहला जो टॉपिक था स्थिति और विस्तार, वो हमने आराम से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब तब हम हमारा जो दूसरा पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे क्या स्टार्ट करने का था, हमारा विस्तार, ठीक है। अब हम विस्तार को स्टार्ट करते हैं। विस्तार में हमने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया था कि हम पहले क्षेत्रफल के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए राजस्थान का सबसे पहले 2 क्षेत्रफल के अनुसार आया है, कैसे 342,239 वर्ग किलोमीटर्स तक। कौन सा 342,239 किलोमीटर्स तक तो राजस्थान का क्या है क्षेत्रफल है, कितना है हमारा 342,239। कैसे याद करोगे 342,239, ऐसे 342 फिर वापस से लिखो आप 239, 342,239 किलोमीटर्स में, ठीक है। उसके बाद वर्ग मील में कितना है 130-140 वर्ग किलोमीटर, 130-140 वर्ग किलोमीटर, 130-140। कैसे याद करेंगे 342 फिर वापस लिखिए 239, तो ये तो किसमें आपका किलोमीटर्स में क्षेत्रफल है। फिर 132,140 यानी 130-140 किसमें है आपके माइल्स में,
ठीक है, आपको दोनों याद हो गया होगा। क्षेत्रफल किस किस के अनुसार, किलोमीटर के अनुसार और आपके मील्स के अनुसार। कितना है आपका 243,239 वर्ग किलोमीटर्स, 132,140 वर्ग मील के अंदर। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट्स है, वो क्या है कि भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, यानी जो हमारा पूरा भारत है, उस भारत में जो राजस्थान की, ठीक है, इस भारत में जो हमारा राजस्थान है, ये इसका कितना प्रतिशत रखता है, तो कितना है 10.41%। कितना प्रतिशत रखता है, 10.41% रखता है। तो 342,239 वर्ग किलोमीटर्स हो गया। उसके अलावा वर्ग मील में 132,140 वर्ग मील पढ़ लिया। फिर हम पढ़ रहे हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, तो राजस्थान कितना पार्ट है भारत का, वो है 10.41%। ठीक है, उसके अलावा है कि जो भारत है वो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। कब से, 1 नवंबर 2000 से। कब, जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया था, उसके बाद से मध्य प्रदेश छोटा हो गया और हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। कब से, 1 नवंबर 2000 से। ठीक है, और विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, 0.25%। अब याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो विश्व के अंदर भारत का कितना परसेंट है, भारत लगभग 2.4% के अराउंड है भारत विश्व का। फिर भारत का राजस्थान कितना है, तो 10.41% है। तो अब जो भारत का 10% निकाल लो तो ये ऑलमोस्ट हो गया 0.24। लेकिन ये देखो 41% है, 41% है, तो हम इसको थोड़ा और ज़्यादा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5%। तो आपको पता चल गया होगा कि विश्व का राजस्थान कितना परसेंट है, 2.05% है। ठीक है, तो आपको याद हो गया कि क्षेत्रफल तो कितना है भारत का, 10.41%। सबसे बड़ा राज्य है 1 नवंबर 2000 के बाद से। और विश्व का राजस्थान कितना परसेंट है, 0.25%। कैसे निकालेंगे कि तो जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 2.4% है और इंडिया का राजस्थान 10% है। तो 2.4 का आप 10% निकालो तो 0.24 होगा। लेकिन राजस्थान फिर 10.41% है, तो हम उसको थोड़ा और बढ़ा देंगे तो 0.25% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, ये तो हमारा क्षेत्रफल था। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले 3 तरीके से चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे कि जो क्षेत्रफल की जो तुलना है ना, वो हम यहाँ पे, चलो हम दो, पहले हम देशों के अनुसार करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना हम किसके अनुसार करते हैं, देशों के अनुसार करते हैं। तो याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहले तो लगभग बराबर, यानी इक्वल, यानी बराबर। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएंगे, हमसे थोड़े छोटे या डबल, या हमसे छोटे, यानी कौन सा हो जाएगा हमारे से स्मॉल, छोटे देशों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बराबर देश, ठीक है, फिर छोटे देश, ये 2 चीजें हो गई। तो बराबर देश में जो हमारा कांगो रिपब्लिक है, वो कांगो रिपब्लिक जो है हमारे जो राजस्थान है उसके कम बराबर, यानी 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, हमारा भी ऑलमोस्ट इतना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वल में कौन सा आ जाएगा हमारा, कांगो रिपब्लिक। कांगो रिपब्लिक जिसका 3.42 वर्ग किलोमीटर है, 3.421 किलोमीटर, जो ऑलमोस्ट हमारे बराबर है, एकदम इक्वल है। ठीक है, बराबर है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अब जो नए कुछ डाटास है, मतलब पहले तो हम इसको ऐसे ही याद करते थे जनरली, FGP की सबसे ज़्यादा बराबर कौन सा है हमारा, फिनलैंड है, फिर हमारा जर्मनी है और फिर हमारा पोलैंड है। हम ऐसे याद करते थे, पर अब हम थोड़ा डिटेल में याद करेंगे इसको, FGP की ट्रिक को ही रखेंगे, पर इसको थोड़ा और डिटेल में याद करेंगे। तो कैसे करेंगे कि देखो, सबसे पहले तो कांगो का 3.42% हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम इससे बड़े देश लेते हैं कि इससे ज़्यादा के क्षेत्रफल के कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा जर्मनी, याद हो गया। फिर 2 एक साथ याद करो, जापान, कैसे याद करेंगे, इससे थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, अब 2 याद करो इसके बाद, जापान, जापान और इसी नए से क्या हो जाएगा आपके, नॉर्वे। याद हो गए,
बड़े देशों का, बराबर कांगो, कांगो से फिर थोड़ा जो कांगो से बड़े का क्षेत्रफल है जर्मनी, याद हो गया, कांगो जर्मनी, फिर जापान और नॉर्वे, न न जापान का न और न से नॉर्वे, तो जापान और नॉर्वे हो गया। ठीक है, अब कांगो से थोड़े छोटे क्षेत्रफल के देश याद करेंगे, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, फिनलैंड, वियतनाम और पोलैंड, यानी पीवीएफ, 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 यानी पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड हो जाएगा। फिर आपका जो कांगो रिपब्लिक है वो तो बिल्कुल मिड का हो गया है, मतलब जो ऑलमोस्ट बराबर है 3.42 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। उसके आगे हमने याद किया था जर्मनी, फिर जापान, 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 और न से ही आगे क्या याद किया था हमने, नॉर्वे। आपको ये पूरी ट्रिक याद हो गई होगी क्या, एकदम क्षेत्रफल के अनुसार है। पीवीएफ, पीवीएफ कांगो आपको याद रखना है, जर्मनी, जापान और नॉर्वे। पीवीएफ पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, फिर कांगो एकदम मिड में है, फिर उसके आगे याद करना है आपको जर्मनी, याद हो जाएगा, फिर जापान, जापान का न से नॉर्वे, तो पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, कांगो, जर्मनी, जापान, नॉर्वे। इस तरीके से आपके सारे कंट्रीज आपको याद हो जाएंगे जो ऑलमोस्ट बराबर है। ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि आजकल ये पेयर्स में पूछ रहे हैं, वो हम अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको ये सारा याद क्यों रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो याद हो जाएगा पीवीएफ, पोलैंड, वियतनाम, क्या हो जाएगा आपका, पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, कांगो बिल्कुल 3.42, उसके बाद जर्मनी हो जाएगा, फिर आपका जापान हो जाएगा, और जापान से ही आपको क्या याद रखना है, आपका नॉर्वे याद रखना है। तो इस तरीके से ऐसे क्षेत्रफल वाले देश जो राजस्थान के ऑलमोस्ट बराबर है, तो उसकी ट्रिक क्या पढ़ी है हमने बराबर वाले की, पीवीएफ, फिर कांगो, उसके बाद जर्मनी, जापान, और जापान के न से नॉर्वे। ठीक है, आगे देखिए, ये तो बराबर वाले देश है। अब उसके बाद याद रखेंगे कि हमारे से छोटे देश, तो वो कितने छोटे हैं, उसको याद रखने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि पहले आप 2 गुना, फिर आप 2.5 गुना, फिर 3 गुना, उसके बाद 5 गुना पढ़िए और 17 गुना पढ़ रही है। ये याद रखना है, 2, 2.5, फिर 3, 5, 17, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना और 17 गुना वाले कौन कौन से देश है। तो देखिए, सबसे पहले 2 गुना के 2 देश है, कौन कौन से हैं आपके, एक तो ब्रिटेन है और उसके बाद है हमारा न्यूजीलैंड। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड कितने गुना है राजस्थान के, 2 गुना, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड 2 गुना। उसके बाद 2.5 गुना, 2.5 गुना में हमारे 2.5 गुना में भी 2 है, एक तो चेकोस्लाविया और दूसरा हमारा भूटान। चेकोस्लाविया और भूटान, यानी आपको चेक कहाँ से लेना है, बैंक से, यानी चेकोस्लाविया और भूटान, चेकोस्लाविया और भूटान जो 2.5 गुना है। फिर 3 गुना के हमारे बिल्कुल पड़ोसी राज्य, सॉरी, जो आपके 2.5 गुना है वो 2 है, कौन कौन से हैं आपके 2.5 गुना में, एक तो है आपके नेपाल और एक है बांग्लादेश। ठीक है, हमसे 2.5 गुना कौन कौन से हैं हमारे जो पड़ोसी है, 2.5 गुना वो कौन कौन से हैं आपके, नेपाल और बांग्लादेश। फिर 3 गुना, 3 गुना कौन कौन से आ जाएंगे आपके, चेकोस्लाविया और भूटान, ये आपके राजस्थान के 3 गुना है। 2.5 गुना नेपाल और 2.5 गुना तो हो जाएंगे आपके नेपाल और बांग्लादेश, और 3 गुना हो जाएंगे आपके चेकोस्लाविया और भूटान। ठीक है, अब 5 गुना, हमसे ज़्यादा 5 गुना कौन सा है, श्रीलंका, हम 5 गुना जिसके हैं वो कौन है, श्रीलंका। उसके बाद 17 गुना में कौन सा है, इजराइल, यानी हमारे राजस्थान से हम 17 इजराइल्स बना सकते हैं। कितने इजराइल बना सकते हैं हम राजस्थान से, 17 इजराइल बना सकते हैं, 5 श्रीलंका बना सकते हैं, 3 चेकोस्लाविया और भूटान बना सकते हैं। ठीक है, और ये दो क्या बना सकते हैं, ब्रिटेन 2 बना सकते हैं, और हमारा न्यूजीलैंड बना सकते हैं। 2.5 गुना में हमारा नेपाल और बांग्लादेश। तो आपको याद हो गया होगा, फिर से बता देती हूँ हमने क्या पढ़ा, हमको कैसे याद रखना है, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना और 17 गुना, इतने ही हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से पूछे गए हैं हम फिर से बता देती हूँ, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना और 17 गुना। 17 गुना इजराइल है, 5 गुना श्रीलंका है, आपको आराम से याद हो गया होगा। फिर 2 गुने भी याद हो गए होंगे, कौन से, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड हमारे 2 गुना है, श्रीलंका इजराइल हमारे 5, 17 है। उसके बाद हमारे 2.5 गुना में हमारे बिल्कुल पड़ोसी 2.5 गुना है, कौन से, नेपाल और बांग्लादेश। फिर 3 गुना में 2 है, चेकोस्लाविया और भूटान। ठीक है, चेकोस्लाविया और भूटान। इस तरीके से आपको हमसे ऑलमोस्ट जो स्मॉल कंट्रीज है वो भी याद हो गई कि वो कितने गुना है, 2 गुना, 2.5 गुना,
5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना और 17 गुना। 2, 2.5, 3, 5, 17। ठीक है। उसके बाद है सेम इसी डाटा के ऊपर, ये तो देशों की बात हो गई। अब इसी डाटा के ऊपर हम किसकी बात करेंगे, हमारे भारत के राज्यों की बात करेंगे। बस उसमें क्या अंतर आ जाएगा, ये 17 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 7। 17 क्या हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा आपका 7, सॉरी 17 क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है। तो वापस देखिए 2 गुना वाले राज्य, अब वो तो हमारे देशों की बात थी, अब हम किसकी बात करेंगे कि राज्यों की कैसी है। देशों में हमने 2 बड़ा लगभग बराबर वाले PVF कांगो, जर्मनी, जापान, नॉर्वे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन से हमसे छोटे हैं, 2 गुना में, 2.5 गुना में, 3 गुना में, 5 गुना में और 17 गुना में। अब हम बात करते हैं भारत के राज्यों में कौन कौन से हैं। तो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना और 17 से क्या याद रखना है आपको 7 गुना। 2 गुना तो से 2 है, कर्नाटक और गुजरात। कर्नाटक और गुजरात जो है वो हमारे राजस्थान के 2 गुना है। 2.5 गुना के अंदर 2 है, उड़ीसा और तमिलनाडु। कौन से, केजी, केजी 2 गुना, केजी क्लास, केजी 2 गुना। उसके बाद 2.5 गुना कौन सा है, उड़ीसा और तमिलनाडु। फिर हमारे 3 गुना कौन सा है आपका बिहार। ठीक है। 5 गुना कौन सा है, केरल। और हमारे जो 7 गुने वो हमारे 2 ऊपर के पड़ोसी राज्य हैं, कौन से, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, हमसे 7 गुना है। तो ये सीक्वेंस आपको याद हो गया होगा, 2, 2.5, 3, 5, 7। और 2 गुना कर्नाटका गुजरात, 2.5 गुना उड़ीसा तमिलनाडु, 3 गुना 3 बिहार, 5 केरल और 7 पंजाब और हरियाणा हमारे ऊपर पड़ोसी राज्य। कितने गुना है राजस्थान के क्षेत्रफल के, हमारे 7 गुना। पंजाब और हरियाणा 7 गुना, 5 गुना कौन से हो जाएगा हमारा केरल, 3 गुना हमारा बिहार, 2.5 गुना हमारा उड़ीसा और तमिलनाडु। उसके बाद 2 गुना हो जाएगा हमारा कर्नाटका और गुजरात। इस तरीके से ये हमारे भारत के जो राज्य हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, हम राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो जिले हैं, जिले के क्षेत्रफल के अनुसार उनका क्या सीक्वेंस है वो पढ़ेंगे। तो ये ट्रिक वैसे भी बहुत वैसे ही पॉपुलर हो रखी है। कौन कौन सी थी, सबसे बड़े में तो हम हमेशा से याद करते हैं JBBJ, यानी सबसे पहले तो हो जाएगा हमारा जैसलमेर। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका बीकानेर। ठीक है। फिर आपका हो जाएगा बाड़मेर। फिर हो जाएगा आपका जोधपुर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक नए डाटा ज़्यादा प्रकाशित हुए नहीं है, लेकिन ये जो डाटा है वो आपकी जिला हैंडबुक आती है उसके अकॉर्डिंग ही है। और दूसरी बात, अभी जो 27 को आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन आया था कि जिलों का जो सीक्वेंस है, सबसे लार्जेस्ट जो जिला है उसको चुनिए उपयुक्त विकल्पों में से, यानी जो आपके ऑप्शन थे उसमें से ही आपको चुनना था कि सबसे बड़ा कौन सा है। और उसमें यही क्वेश्चन था जिसमें यही ऑप्शन थे और उसका आंसर जैसलमेर है। तो सबसे लार्जेस्ट जो जिला है वो हमारा कौन सा है, जैसलमेर है। तो ट्रिक भी सेम अभी तक वही है, JBBJ। और जब भी चेंज आएगा हम हमेशा PYQ सॉल्व करती वैलिडेशन के दौरान इसे भी बदल लेंगे। तो अभी तो कौन सा सबसे बड़ा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, JBBJ। अगर अब आपको फिर भी इनका वो याद रखना है कि कितने एरिया में है, तो देखिए इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। सबसे पहले 38,401, 38,401। ठीक है, ये जैसलमेर का किलोमीटर में एरिया है, इसका 38 है। फिर इससे छोटे का जिला यानी बीकानेर 30, फिर 30 से आपका है 28 और 28 से फिर है आपका 22। ठीक है, याद हो जाएगा। कैसे याद करनी है आपको, 38, फिर 38, 30, 28, 22। अगर आपको कभी भी मैच करा ले इनके कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है तो इसका भी ट्रिक है, 38, 30 कम करिए, 38, 30 फिर 28, 22। स्टार्टिंग के याद रखिए, 38, 30, 28 और 22,000 के अराउंड इनका वर्ग स्क्वायर एरिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा, जैसलमेर। याद रखने की ट्रिक क्या है, JBBJ। जैसलमेर है, उसके बाद हमारा बीकानेर है, फिर हमारा बाड़मेर है, उसके बाद हमारा जोधपुर है। तो JBBJ लार्जेस्ट एरिया के ट्रिक्स है। ठीक है,
और उसका एरिया भी आप याद कर लेंगे। क्या है याद करने की ट्रिक? 38 है, 30 है, फिर 28 है और 22,000 वर्ग किलोमीटर के अराउंड इनका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? ये तो हो गई हमारे लार्ज, बड़े एरिया के अनुसार क्या है। फिर हमारे जो छोटे हैं, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स के अनुसार क्या है? तो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपको 3 बार डीपी बदलनी है, डी डी पी। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो क्या है आपका? धौलपुर है, फिर आपका दौसा है, उसके बाद आपका डूंगरपुर है, और फिर आपका प्रतापगढ़ है। ठीक है, कौन कौन सा है आपका? डीडीपी, 3 बार डीपी बदलनी है, सुबह, फिर आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, डीडीपी यानी 3डीपी। स्मॉल की ट्रिक याद रखने की क्या है? 3डीपी। धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर और फिर आपके प्रतापगढ़ है। ठीक है, और इसका ऑलमोस्ट एरिया कितना है? 3033 3033 3033। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपके सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों की ट्रिक हो गई। क्या ट्रिक हो गई सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों की ट्रिक? सबसे पहले JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर हो गया। सबसे छोटे की 3DP, धौलपुर, फिर दौसा हो गया, फिर डूंगरपुर हो गया और हमारा प्रतापगढ़ हो गया। अब आगे देखिए, जो जैसलमेर है वो हमारा क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत है उसका तीसरा बड़ा जिला है। ठीक है, जैसे कि कच्छ वगैरह है। ठीक है, उसके बाद है देखो, अब दो चीज, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर था, सबसे छोटा जिला यानी जैसलमेर, और ये सबसे बड़ा छोटा एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, जैसलमेर और धौलपुर। जैसलमेर जो है वो राजस्थान का 11.22% रखता है और धौलपुर जो है वो सिर्फ 0.8% एरिया है हमारे राजस्थान का। तो जो हमारा जैसलमेर है वो, यानी जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा हो गया? तो आपके 12.66% बड़ा हो गया। कितना हो गया आपका? 12.66%। ठीक है, कैसे? सबसे बड़ा जिला आपके हमारे कौन से डायरेक्शन में है? आपका वेस्ट में है, सबसे बड़ा वेस्ट में है, सबसे छोटा ईस्ट में है। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, उसके जस्ट अपोजिट धौलपुर सबसे छोटा जिला है, वो 11.22% है, 0.8% है, और जैसलमेर धौलपुर से 12.66% बड़ा है। ठीक है, और जैसलमेर हमारे जो है इंडिया के अंदर थर्ड लार्जेस्ट क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट है, तीसरा सबसे बड़ा जिला है भारत का। उसके अलावा एक जो फैक्ट है वो किससे? हमारे सिरोही जिले से है, कि सिरोही जिला जो है वो राजस्थान का 1.5% रखता है। तो यहाँ पर राजस्थान की 1.51% जनसंख्या भी रहती है। इसका मतलब ये है कि जो सिरोही जिला है उसका जितना एरिया है हमारे राजस्थान के अंदर, उतने ही एरिया की वहाँ की पॉपुलेशन रहती है। यानी राजस्थान के क्षेत्रफल का ये 1.5% है सिरोही जिला खुद, और साथ में यहाँ पे जनसंख्या जो राजस्थान की वो भी 1.51% रहती है। यानी जितना क्षेत्रफल है उसी के अनुपात में एकदम इक्वल इसकी जनसंख्या रहती है। ठीक है, अब हमने ये पूरा हो गया है। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देख लिया। सबसे पहले हमने क्षेत्रफल पढ़ा, क्षेत्रफल के बाद में हमने देशों के अनुसार, फिर राज्यों के अनुसार, फिर जिलों में तुलना की। सबसे बड़ा जिला JBBJ, सबसे छोटा हमें 3DP के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जैसलमेर और धौलपुर के बीच में तुलना की। ठीक है, और उसके साथ हमारा जो ये क्षेत्रफल वाला पॉइंट्स था वो खत्म हो गया है। अब हम इसके PYQ सॉल्व करते हैं जो आए हुए हैं। देखिए, राजस्थान का आकार और क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पता लगाना है आपको कि कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% एकदम सही बात है। राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर से, और यहाँ कितना लिखा है? 869। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। ठीक है, देश के हमने पढ़ा था, ये हमारा नॉर्थ था, और नॉर्थ में भी कौन सी डायरेक्शन थी? वेस्ट में। उसके बाद राजस्थान के राज्य की कुल सीमा की लंबाई ये है, ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये सही लिखी है। 5
920 ही है। फिर राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, हमको भी पता है कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो कितना है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 342, हमने पढ़ा था 342,239 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल 342,239, टुकड़ों में याद कर लो 342,239। उसके बाद राजस्थान का आकार, ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे, तब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो इसका आकार, ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये नहीं है, 826 किलोमीटर है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। स्थलीय सीमा भी नहीं है, इसका क्षेत्रफल जो है वो वर्ग किलोमीटर के अंदर, तो सत्य है। का आकार, तो आपका पहला वाला जो है वो एकदम सत्य है, ठीक है। उसके बाद भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो कितना है हमारा 10.41% है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है, तो कितना है हमारा 10.41, ये देखो कितने सारे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम और कब से है आपका 1 नवंबर 2000 से, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो राजस्थान क्योंकि सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, तो मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। फिर देखो अभी 2019 में ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। देखो अभी इन्होंने पेयर दिया, हम अपनी ट्रिक लगाएं, PVF, फिर कांगो था, फिर जर्मनी था, जापान था और नॉर्वे था, ठीक है। नॉर्वे था, बेल्जियम नहीं था, स्विट्जरलैंड नहीं था, पोलैंड था, तो कौन कौन सा हो जाएगा 1 और 4, इसलिए हमको ये पूरे याद करना जरूरी हो गया था। उसके बाद फिर कौन सा युग्म सही है, अच्छा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कहाँ कहाँ सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है, तो एकदम सही दे रखा है, तो 29, तो ये 342,239, ठीक है, ये आपका पहला वाला एकदम सही है, 342,239 और वो एकदम सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों चीजें पूरी कर लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हमने पूरा अच्छे से पूरा किया। PYQ भी सॉल्व कर लिए, PYQ आप अभी देखिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या हमने ये सब चीजें पढ़ ली है क्या। तो सबसे पहले हमने स्थिति विस्तार पढ़ना प्रारंभ किया था, उसमें हमने विश्व में स्थिति देख ली, कौन सी थी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में देख ली थी। फिर महाद्वीप में हमने स्थिति देख ली थी, महाद्वीप की स्थिति देख ली थी, कॉन्टिनेंट में क्या स्थिति थी, ठीक है। फिर भारत में स्थिति हमने देख ली थी, कौन सी थी। तो इस तरीके से आपने ये पूरा पढ़ लिया। और क्या हमने इसके PYQ सॉल्व कर लिए थे, हाँ कर लिए थे, तो ये आपका पहला पार्ट पूरा हो गया था। फिर हमने अक्षांश के अनुसार देख ली थी स्थिति विस्तार और कर्क रेखा के बारे में देख लिया था। फिर हमने 21 जून और इस साल की थीम भी देख ली थी, तो और इसके PYQ भी सॉल्व कर लिए थे, हाँ हमने इसके PYQ भी सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने देशांतर में सूर्योदय सूर्यास्त देशांतर मध्यवर्ती देशांतर भी देख ली थी और इसके PYQ भी हमने सॉल्व कर लिए थे, हाँ हमने PYQ सॉल्व कर लिए थे। तो क्या इस तरीके से हमने पूरा पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लिया एकदम विथ PYQ रिवीजन और कंटेंट। इसके साथ स्थिति विस्तार का आपका टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा, फिर हमने आकार के हिसाब से क्षेत्रफल के बारे में देखा था, ठीक है। फिर हमने देशों के हिसाब से देखा था, छोटे मतलब बराबर और छोटे राज्य। फिर हमने खुद के राज्यों की तुलना कर ली थी, हाँ कर ली थी। उसके बाद जिलों की तुलना कर ली थी, हाँ कर ली थी। क्या हमने इस पूरे वाले का भी लास्ट में आते आते PYQ सॉल्व कर लिए हैं, हाँ PYQ सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरीके से जो वीडियो हमने स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में वो ख़त्म हो गई है। आज के पूरे टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं, तो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्लास और आप अच्छे से इसको देखिए एक बार और PYQ सॉल्व कीजिए और अपने और सब्जेक्ट्स पर भी इक्वल मेहनत कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके।